हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। जेकेएसएफसी फीमेल सुपरवाइजर एमसीक्यूज रहेंगे आपकी ये कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर। जो आपका जनरल साइंस का जो आपका पार्ट है आपके सिलेबस में, उसमें ये थर्ड यूनिट है आई थिंक। ठीक है, तो अगर किसी को इनमें से जो भी क्वेश्चंस हैं 20 एमसीक्यूज रहेंगे यहाँ पर। 20 एमसीक्यूज में से अगर किसी को आंसर्स आते हैं तो वो पास करके कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो आप लोग वीडियो देख नहीं रहे। अगर वीडियो देख रहे हो तो या तो आपको आंसर्स नहीं आते, तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ। ठीक है, तो इसलिए आंसर्स जो है कमेंट करो, ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा आप में कि आप जो है वो सही कर रहे हो। ठीक है, और सभी कमेंट करें। कमेंट करने में क्या जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते, आप 20 के 20 एमसीक्यूज के आंसर्स दे दोगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस का प्राइमरी मेथड या प्राइमरी काज कहेंगे हम इसको। ठीक है, प्राइमरी काज क्या होता है ट्रांसमिशन का, तो इसका आंसर रहेगा आपका एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जो एयर से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम एयर या बाई एयर। ठीक है, ट्रांसफर होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के थ्रू कंटेमिनेटेड फूड का और इंसेक्ट का बाइट्स जो है उनसे अलग सी डिजीजेस होती हैं। यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करी हुई है, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जितने भी होते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होंगे, उन उनसे अगर वो खांसी करते हैं, छींकते हैं या बात करते हैं, तो वहां से आपका जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो आपको ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कॉमन कोल्ड। सिंपल सी एक जो डिजीज होती है हमें, ठीक है, कॉमन कोल्ड जो होता है, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने का प्राइमरी मेथड क्या है। ठीक है, प्राइमरी मेथड क्या रहेगा आपका। ठीक है, तो इसका प्राइमरी मेथड रहेगा आपका हैंड हाइजीन। आपके हाथ अगर साफ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जितने भी हैं, जब हम टच करते हैं सरफेसिस को, वो जो कंटेमिनेटेड होते हैं वायरस से, ठीक है, तो उस वजह से ही फैलता है आपका कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने हाथ वगैरह जो है इनको हाइजीनिक रखना है। सिंपल। क्वारंटीन से याद आता है, अब आपका एक क्वेश्चन एक डाल देता हूँ, आप कमेंट में करना। ठीक है, क्वारंटीन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मीनिंग इन अदर वर्ड्स। ठीक है, मीनिंग इन अदर वर्ड्स, तो ये आ गया आपका इंग्लिश। ठीक है, यहाँ से आपका एक और चीज निकल के आएगी, क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, दूसरा कि जो फर्स्ट लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन इंडिया में कब आया था। ठीक है, फर्स्ट लॉकडाउन कब शुरू किया था। ठीक है, और कहाँ से शुरू हुआ था लॉकडाउन का प्रोसेस इंडिया में, ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। ठीक है, तो आपको मैं इतना भी बता दूं कि कोविड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, या स्टडी कर लेना, कोविड रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, क्या पता वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच बैक्टीरिया काजेज कॉलरा। ठीक है, कॉलरा कौन से बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मैं बता दूं आपको कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये देखो कॉलरा लिखा हुआ है यहाँ पर, विब्रियो कॉलरे। ठीक है, तो इसकी वजह से ही आपका कॉलरा फैलता है। ठीक है, काज होता है। विब्रियो कॉलरा एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरियम विब्रो कॉलरे, विच लीड्स टू सेवर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। इसकी वजह से डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है, जो आपकी फूड कंटेमिनेशन होती है उसकी वजह से, एंड जो वाटर कंटेमिनेशन है उसकी वजह से। ठीक है, अभी इक्विनॉक्स चल रहा है। ठीक है, अगर आपने इन दो चीज़ों से बचना है, ठीक है, तो फॉर द अपकमिंग 10 to 15 डेज, ठीक है, 10 to 15 डेज के लिए
आपको अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। हाइड्रेटेड रखना है अपनी पूरी बॉडी को, एटलीस्ट 2 लीटर्स 2 लीटर्स ऑफ वाटर जो है, अच्छा पानी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि बॉइल्ड वाटर हो, अगर आप ठंडा पीना चाहते हो तो आप पहले बॉईल कर लो उसको, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख दो। फिलहाल तो बॉडी में से पानी की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्यास तो दूर की बात है, ठीक है। और आपने बताना है कि इक्विनॉक्स जो है, इक्विनॉक्स क्या होता है, ठीक है। और इक्विनॉक्स का एक अपोजिट टर्म होती है, ठीक है, अपोजिट टर्म होती है। जैसे इक्विनॉक्स जो भी होता है, इक्विनॉक्स अभी तो मैं आंसर नहीं बोलूंगा, ठीक है। इक्विनॉक्स जो भी होता है वो क्या होता है और उसकी लिए उसकी अपोजिट टर्म क्या है, ठीक है। तो ये आपने बताना है कमेंट में, ठीक है। ऐसे आपके क्वेश्चंस राइज होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ वैक्सीन, ठीक है। इनमें से कौन सी डिजीज जो है कोई जो वैक्सीन से प्रिवेंट होती है। यहाँ पर HIV एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। मलेरिया की कोई वैक्सीन नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस की कोई वैक्सीन नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी इसका आंसर रहेगा ये, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के लिए फॉर TB के लिए भी है, ठीक है, BCG वैक्सीन है, मलेरिया है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल बाय अदर मीन्स है, ठीक है। कोई इफेक्टिव वैक्सीन जो है एड्स के लिए भी नहीं है, तो वैक्सीन जो है सिर्फ हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर HIV के लिए ट्रांसमिशन के लिए इनमें से कौन सा मोड जो है वो नहीं है, ठीक है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के से तो HIV होता ही है, तो ये इसका आंसर नहीं रहेगा। नीडल्स शेयर करेंगे अगर, जो आपकी जो सिरिंज वाली नीडल्स होती हैं, सिरिंज नीडल्स अगर उनको शेयर करेंगे तो उससे चांसेस हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मॉस्किटो बाइट्स ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, तो मॉस्किटो बाइट्स इसका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अगर मैं बता दूं, मॉस्किटो बाइट्स जो है, अगर एक मॉस्किटो जो है, एक मॉस्किटो जो है वो अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है, पर्सन का खून पीता है, ठीक है, यही करता है, ठीक है। तो अगर वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर जाके बैठे, क्या उसको HIV होगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर मॉस्किटो बाइट्स, सिंपल सी बात है, मॉस्किटो बाइट, ठीक है, इससे तो नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपने कमेंट करके बताना है, इसके बारे में सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। मॉस्किटो बाइट्स इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट से शेयर होता है, ट्रांसमिट होता है नीडल से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, लेकिन मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है, ठीक है। ओबेसिटी, ओबेसिटी मैंने आपको बताया था शुगर की वजह से होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है ओवरवेट, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था जिस टाइम पे हम यूनिट 5 पढ़ रहे थे सोशोलॉजी स्पेशलाइजेशन का। इज अ रिस्क फैक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। वो जिस पर्सन को होती है उसी तक सीमित रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो डायबिटीज ही रहेगा, डायबिटीज की वजह से ही ओबेसिटी जो है वो होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है टाइप 2 डायबिटीज रहेगा, ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो रहती है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रहती हैं, ठीक है। स्लो प्रोग्रेशन होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। कास्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं होती। कम्युनिकेबल का मतलब ही, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ही है जो एक किसी एक पर्सन तक सीमित रहे, ठीक है, वो किसी दूसरे तक नहीं फैलेगी, ठीक है। तो क्रोनिक इन नेचर, क्रोनिक तो होती है, ठीक है, जैसे आपकी डायबिटीज हो गई, ठीक है, आपका ट्यूमर वगैरह हो गया, तो ठीक है, ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, ठीक है, काज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन तो होती है, स्लो प्रोग्रेशन भी होती है, क्रोनिक भी होती है, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? इनसे बचने के लिए आपको कार्डियो करना है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है,
आपने रेगुलर चेक रखना है अपने डाइट पे, ठीक है, और हेल्दी डाइट का कंजप्शन करना है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स हैं आप जो अडॉप्ट कर सकते हो अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच डाइट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस? कौन सा डाइट जो है, देखो अभी डाइट की बात कर रहे थे, डाइट जो है एसोसिएटेड रहता है जिससे आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हाई इन प्रोसेस्ड फूड्स। जो हाई प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जिसमें साल्ट का, शुगर का और अनहेल्दी फैट्स का लेवल जो है ज़्यादा रहता है, तो इनसे ही आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है उनका रिस्क जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। विच लाइफस्टाइल चेंज कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो इसमें आपका जो मेन जो रहेगा वो रहेगा आपका ईटिंग बैलेंस डाइट, क्योंकि एक इंसान फिजिकल एक्टिविटी ना भी करे, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कॉमन कोई नहीं करता, ठीक है। सिगरेट भी कोई नहीं पीता, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं पी रहे, अल्कोहल कंजप्शन भी नहीं होती, तो खाना तो सभी खाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये ओकेजनल हो सकती हैं लेकिन खाना सभी खाते हैं, तो इसलिए आपका बैलेंस डाइट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं उनमें बैलेंस डाइट खींच के होना चाहिए आपका, प्रोटीन्स, ठीक है, विटामिन्स, ठीक है, आपका हेल्दी फैट जो गुड फैट जिसको बोलते हैं गुड फैट होना चाहिए, ठीक है, और मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, कैल्शियम होना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ डाइट की यहाँ पर बात करिए, ठीक है, डाइट में आपके ये सब होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लीडिंग काज ऑफ डेथ अमंग द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ग्लोबली? ग्लोबली लीडिंग काज ऑफ डेथ क्या है इन सब डिजीज में से? तो वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है सबको हो रही हैं, ठीक है। इसमें आपका जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक जो है ये मोस्ट कॉमन हो गया है, अटैक्स बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं। हेमरेज, हेमरेज जो है वो हो रहा है लोगों को। क्रॉनिक अटैक्स आ रहे हैं, क्रॉनिक अटैक्स, ठीक है। तो ये जो है लीडिंग काज है डेथ का। ग्लोबली अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग जो है इन्हीं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ही मरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेटल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस की डिजीज की बात की हुई है और फेटल की बात की है। सबसे घातक और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इनमें से कौन सी है? तो वो है आपकी कैंसर, ठीक है। कैंसर इज मोस्ट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। 2017 का जो डेटा था, 9.6 मिलियन पीपल जो थे वो सिर्फ कैंसर से मरे थे, ठीक है। जहाँ पर एड्स जो है मोस्ट फैटल इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस जो एड्स है ये इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है, जिससे 36.9 पीपल जो है वो वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड है, ठीक है, ऑलरेडी अफेक्टेड है। डायबिटीज और ओबेसिटी जो है वो नॉन इन्फेक्शियस है लेकिन मोस्ट फैटल नहीं है, क्योंकि इसका तो बिल्कुल भी कोई इलाज नहीं है, ठीक है। डायबिटीज और ओबेसिटी जो है ये कंट्रोल हो सकती है, ठीक है, लेकिन कैंसर यहाँ पर जो इनमें से है ये मोस्ट फैटल है, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त। व्हाट इज कॉल्ड फॉर द केमिकल्स विच एमिट विद विनाइल फ्लोर्स? ठीक है, कौन से जो केमिकल्स होते हैं जो विनाइल फ्लोर्स को एमिट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उनको जाता है फैथलेट्स, ठीक है। एडिशन ऑफ कंटेमिनेंट्स टू द एनवायरनमेंट, it is discovered that children who live in homes with vinyl floors, जो आपका जो बहुत सारी फिनाइल वगैरह डालते हैं, ठीक है, टाइल्स में, ठीक है। उसके बाद आपके के तो नाम भी नहीं पता मुझे, जो आपकी टाइल्स वगैरह को साफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फ्लोर पे, ठीक है। तो उससे कंटेमिनेशन होता है, ठीक है, जिससे हजार्डिस केमिकल्स जो है वो
रिलीज होते हैं उनको कहा जाता है फैथलेट्स। ठीक है, फैथलेट्स कहा जाता है। और इससे क्या होगा, ऑटिज्म होगा बच्चों में। ठीक है, ये ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म मुझे अच्छे से याद है, मैंने पढ़ाया है ऑटिज्म। आप कमेंट करके बताएंगे ऑटिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स आर देयर। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 3 हेल्थ हैजर्ड्स हैं। ठीक है, उनमें से कौन कौन से हैं? फिजिकल हैजर्ड्स, केमिकल हैजर्ड्स और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। ठीक है, फिजिकल हैजर्ड्स जो हैं ग्लोबली, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है, यूवी रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव एटसेट्रा। केमिकल हैजर्ड्स क्या है? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स एटसेट्रा। और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या है आपके? बैक्टीरिया और वायरसेस। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द टर्म which refers to an unhealthy intake of dietary nutrients। डाइटरी न्यूट्रिएंट्स का अनहेल्थी अनहेल्थफुल इनटेक जो है, उसकी उस टर्म को क्या कहते हैं? ठीक है, उस टर्म को क्या कहते हैं हम जब कोई अनहेल्थफुल इनटेक कर रहा है डाइटरी न्यूट्रिएंट्स का? तो वो होता है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, कुछ इस तरीके से द टर्म माल न्यूट्रिशन refers to unhealthy intake of dietary nutrients। Malnutrition may arise with inadequate or overabundant food intake, an imbalance of dietary nutrients, or utilize the food we eat। ठीक है, तो ये माल न्यूट्रिशन इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द करंट रेट्स ऑफ डिजीज आर इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग स्पीड्स एंड मोस्ट आर क्लोजली लिंक्ड विद नाउन। ठीक है, जो करंट रेट्स जो हैं, ठीक है, डिजीज के जो इंक्रीज हो रहे हैं अलार्मिंग स्पीड से, और ये किसके साथ लिंक्ड हैं? ठीक है, ये लिंक्ड है आपकी कार्सिनोजेंस के साथ। ठीक है, कार्सिनोजेंस जो आपके होंगे, ये होंगे आपके कैंसर काजिंग, कैंसर काजिंग और हार्ट अटैक काजिंग जो एजेंट्स होते हैं उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक है, जो कार्सिनोजेंस हैं अबेंडेंट हो गए एनवायरनमेंट में, कुछ लास्ट की जो दशकें रही हैं, इसमें आपके पेस्टिसाइड्स आते हैं और आर्टिफिशियल हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, तो कार्सिनोजेंस इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। ये डेज भी आपको याद रखने हैं, क्या पता इनमें से भी क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पर मैंने खुद से पूछ लिया। ठीक है, तो वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है? यहाँ पर वो बनाया जाता है 4 फेब को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको कमेंट में आप क्या क्या बताओगे? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ये आप बताओ कब होता है? साइंस डे। ठीक है, और अगर कोई डे है जो आपके सोशोलॉजी से रिलेटेड है या सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आप लोग प्रोवाइड करोगे कमेंट्स में। ठीक है, ये आप कमेंट करोगे याद से। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं अभी तक, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट करें। ऐसे आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा आपकी नॉलेज में। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग द मोस्ट फेटल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें कैंसर जो है आपका मेन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोजेनिटल डिजीज। इन सब में से कोजेनिटल डिजीज कौन सी है? ठीक है, हाँ, हम बात कर रहे थे कोजेनिटल डिजीज इनमें से कौन सी है। तो कोजेनिटल से सबसे पहले आपको जो आपकी चाइल्डहुड से ही हो, चाइल्डहुड से ही आपकी कोजेनिटल डिजीज होंगी। ठीक है, जेनेटिक्स से आती हैं। ठीक है, जिसमें आपके आपने देखा होगा कुछ बच्चों के जो हाथ पांव जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, जिसको हम क्लेफ्ट लिप होता है। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, कुछ बच्चे देखे होंगे उनके जो लिप्स होते हैं। ठीक है, बच्चों का लिप्स तो नहीं बनाया मैंने। ठीक है,
तो बच्चों के लिप्स होते हैं वहां पर कट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कोजेनिटल डिजीज है, ठीक है। इनमें से ऑप्शंस में उसे बताना है कौन सी है। तो सिकल सेल एनीमिया एक कोजेनिटल डिजीज है। कोजेनिटल डिजीज जो है बिफोर बर्थ जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है ड्यू टू क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज और जीन म्यूटेशन, ठीक है, यही बताया मैंने, डिफेक्ट इन डेवलपमेंट। गोइटर और क्वाशिरखोर जो है ये ड्यू टू डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है, इसकी। और क्वाशिरखोर की और गोइटर की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। ये डेफिशिएंसी से होती है। जो रूमेटॉइड जो होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। यहाँ पर चारों की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका सिकल सेल एनीमिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है, ठीक है। एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है, इज द सेवरल रिएक्शन ऑफ द होल बॉडी। इसमें क्या होता है कि इंसान की पूरी बॉडी जो होती है, एक पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, ये कुछ इस तरीके से बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी जो होती है पूरी की पूरी बॉडी जो है शॉक में चले जाती है। इस पूरी बॉडी का रिएक्शन जो होता है वो शॉक का रिएक्शन होता है, ठीक है। इट इज ए हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक अ बी स्टिंग, पेंसिलिन, सीरम प्रोटीन एटसेट्रा। तो आपने जब देखा होगा कि आपको सिंपली अगर इंजेक्शन भी लगाते हैं तो पूरी बॉडी जो है आपकी रिएक्ट करती है। कुछ कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, दैट इज एनाफिलेक्टिक शॉक। किसी को अगर छोटी सी चोट भी आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग हैं, उनको अगर कहीं पर जोर से कोई चीज लग गई, ठीक है, तो उनको उनकी पूरी बॉडी शॉक में होती है, वो घबरा जाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एनाफिलेक्टिक शॉक, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी टू एन एलर्जन इज ड्यू टू, एलर्जन के लिए जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये किस वजह से होती है, ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है इम्प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। और यहाँ इस वाले केस में भी यही है। जो इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून सिस्टम जो होगा आपका, इम्यून सिस्टम वो प्रॉपरली प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है आपकी एलर्जन में। जो हाइपर सेंसिटिविटी क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल एजेंट दैट काजेज डिजीज, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है। अभी हमने 3 टाइप्स पढ़े हैजर्ड्स के, ठीक है। उसमें था आपका फिजिकल, ठीक है, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। जो अपनी कॉमन सेंस लगाएगा वो अगर ये 3 चीजें भी पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है। तो माइकोप्लाज्म बायोलॉजिकल है, वायरस बायोलॉजिकल है, फंगाई बायोलॉजिकल है। तो रेडिएशन जो है ये यहाँ पर आंसर रहेगा यहाँ पर। तो रेडिएशन जो है ये एक फिजिकल एजेंट है जिससे डिजीजेस हो सकती हैं विद इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा। माइक्रोप्लाज्म, वायरस और फंगी जो है ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं या पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से वेरियस डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। तो आप सब लोग कमेंट में ये भी बताएं कि जो आप जो मैंने पिछली वीडियोस जो डाली थी, जो अब इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने लास्ट में जो बताया था, जो कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी, ठीक है, आपकी अगर आपने वो वॉच करी हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर कमेंट करें, इस वाली वीडियो में कमेंट करें, कमेंट डाउन, कि आपने वो वीडियो देखी है और आपको उससे कुछ ना कुछ समझ आया है और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट रहा है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर सिंपल 4 मेंबर्स की फैमिली लेके चलें, 4 मेंबर्स की, ठीक है, उनके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। उस 4 मेंबर्स की फैमिली में क्या है कि एज और टाइम चलता जा रहा है, ठीक है, एज बढ़ती जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर उन 4 मेंबर्स में से अगर कोई एक अर्निंग हैंड है, मे बी इट कैन बी फादर और मदर, ठीक है, तो बाकी जो है बच्चे हैं, तो उनकी एज जो है बढ़ती जा रही है और टाइम भी जो है निकलता जा रहा है। इफ योर एज इज 21 टू 26, ठीक है, तो इस एज में आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना है। यू हैव टू स्टैंड बाय योर सेल्फ एंड स्टैंड फॉर योर फैमिली, ठीक है। तो वो कैसे होगा,
सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। कोई बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, और कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं आपको मिले, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो दें, एक बार इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के आप प्रिपरेशन करें, ठीक है, आपका होकर रहेगा। ठीक है, आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी आपको कुछ हासिल करने से। बट एज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर हम भी बूढ़े होने लग जाते हैं। इसके बाद हमारे अंदर का स्टेमिना जो है वो बरकरार नहीं रह पाता है। रेयर केसेस में बरकरार रह सकता है, लेकिन आप फिलहाल अगर इन सब चीज़ों को देखें, ठीक है, अगर आप जिम्मेदार हैं मेरी तरह, ठीक है, मेरी कहानी भी कुछ इस तरीके की है, लेकिन मेरी स्टोरी को नेग्लेक्ट करते हैं। आप अपनी स्टोरी बनाओ, फिर मज़ा आएगा जब आप क्लियर करके आओगे ये एग्ज़ाम, ठीक है, जब आप उसके बाद हमसे रूबरू होगे, तो हम आपकी कहानी ज़रूर सुनेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेल करें, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी आप जो है मॉक्स दे दें, ठीक है, मॉक्स आज भी सॉरी कल भी एक नया मॉक जो है अपलोड हुआ था, ठीक है। ई बुक्स जो है ई बुक्स डाउनलोड करो, हमारी अभी भी मौका है आपके पास। रोहित सर ने 30 डेज की जो स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, ठीक है, वो आप देखो, उसको समझो, ठीक है। ऐसे टाइम में देखो जिस टाइम पे आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। जब आप पढ़ते हो अगर आप स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप वेले टाइम में थोड़ा बहुत देख लो, समझ लो, क्या पता आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ कमी रही हो, ठीक है, तो 30 डेज में आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, मेहनत करो, वरना घर पे पड़े रहो, ठीक है। थैंक यू गाइस।